वियतनाम इन दिनों साउथ एशिया का सबसे हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और इतना हॉट डेस्टिनेशन क्यों है, आप इस तरह के माहौल में आकर ही समझ सकते हैं। वियतनाम एक वक्त था जब 20 सालों तक युद्ध में रहा। 20 साल के युद्ध के बाद क्या वियतनाम अपने पैरों पे वापस लौट पाएगा? क्या तरक्की की राह पकड़ पाएगा? क्या इकोनॉमिक्स में ये साउथ एशिया को एक मुकाम दिला पाएगा? आज जब मैं हनोई में हूँ तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस देश में अब बदलाव आने लगे हैं। ये देश विदेशियों के लिए सैरगाह बनता जा रहा है और उसकी वजह है यहाँ का ट्रांसपेरेंट सोसाइटी। अगर आप टूरिज्म के लिए वियतनाम आएंगे तो यकीनन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको दोबारा आने के लिए प्रभावित भी करेगा और आपको प्रेरित भी करेगा। मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ इसे ओल्ड क्वार्टर बोलते हैं और इस साइड में फ्रेंच क्वार्टर है। और वियतनाम में कभी फ्रेंच शासकों का प्रभाव रहा है, कभी यहाँ पर फ्रेंच का डोमिनेशन रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का डोमिनेशन था, यहाँ पर फ्रेंच का डोमिनेशन था। और अगर आप इन सारे घरों को देखेंगे तो ये सारे हेरिटेज हाउस है जहाँ पर फ्रेंच का कॉलोनाइजेशन आप देख पाएंगे। ये आर्किटेक्चर्स जितने आप देख रहे हैं ये सारे फ्रेंच आर्किटेक्चर्स हैं। और ये सारा का सारा इलाका जो है ये कहीं ना कहीं आज वियतनाम के लिए सबसे हॉट है, क्योंकि पूरा टूरिज्म आप इन्हीं एरियाज में देख सकते हैं। आप यूरोपियंस की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलियंस की बात करें, यहीं पर ही लोग आते हैं और यहीं पर ही अपना टूरिज्म देखते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो जाइंट स्क्रीन में आपको टूरिज्म के सारे मौके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और आप ये जो झील देख रहे हैं ये झील जो है वियतनाम का सबसे हॉट एरिया है, क्योंकि इसी झील के किनारे पूरा टूरिज्म है। ये झील जो है ये 6 एकड़ के लैंड पर ये झील बना हुआ है। इससे मैन मेड जो है ये मैन मेड झील है, लेकिन इस झील के आसपास पूरा टूरिज्म का एक सर्कल बना हुआ है और रात को यहाँ माहौल देखने लायक होता है। मैं दिन में आया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा सकूँ। और हनोई की सबसे खास बात है यहाँ का प्रदूषण रहित वातावरण। यहाँ पर कोई प्रदूषण आपको नहीं मिलेगा और उसकी वजह है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये सब गाड़ियाँ जो है ई व्हीकल्स पर है। और वियतनाम एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, वो है अपने 2 व्हीलर टूरिज्म के लिए। ग्रैब ऐप अगर आप लेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर ओला है वैसे ही ग्रैब ऐप के माध्यम से आप पूरे वियतनाम में कहीं भी जा सकते हैं। हनोई में आप हैं तो ग्रैब ऐप के ज़रिए 2 व्हीलर टूरिज्म का भी मज़ा ज़रूर लीजिएगा। वियतनाम के अलग अलग संस्कृति के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल मैं हनोई में हूँ, इसके बाद मेरा बाकनिन का भी है, उसके बाद मैं शायद हनोई के बाद मैं हो चिंग मिन भी जाऊँगा और हालोंग बे की भी मैं यात्रा करूँगा। इस दौरान मेरे जो भी अनुभव रहेंगे वो आपके आगे रखता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। वियतनाम का ये वो वुमेन म्यूज़ियम है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। महिला शक्ति को समर्पित ये म्यूज़ियम आपको वियतनाम के समाज में महिलाओं की क्या जगह है वो ये म्यूज़ियम आपको बताएगा। और इस म्यूज़ियम में आने के बाद आप वियतनाम के बरसों पुराने यानी 1000 साल पुराने वियतनामीज़ कल्चर और महिलाओं का योगदान इसको आप करीब से समझ पाएंगे। यहाँ तक कि आप यहाँ पर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशंस भी देख सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं वियतनाम में, जिन तस्वीरों के माध्यम से वियतनाम के समाज को
बहुत बखूबी दिखाया गया है और कैसे करके महिलाएं वियतनाम के समाज में अपने लिए एक अलग जगह बनाती है, कैसे करके वियतनाम की महिलाओं के द्वारा आप ये छवि देख सकते हैं। ये बिल्कुल भारतीय छवि है, भारतीय मूर्ति है और ये वहाँ के जो है आदिवासी जीवन के बारे में है। तो इस तरह से आप वियतनाम को इस म्यूजियम में आते समय, जब आप हनोई के विमेंस म्यूजियम जाते हैं तो आपको वियतनाम की कुछ बेहद दिलचस्प विवाह और पारिवारिक परंपराओं के बारे में जानने को मिलता है। वियतनाम के सेंट्रल हाईलैंड्स क्षेत्र में रहने वाली कई जनजातियां जैसे एडे, mnong, जाराई, कोहो, चुरू और रागलाई मातृसत्तात्मक परंपरा का पालन करती है। इसी तरह सेंट्रल प्लेन में रहने वाले चाम समुदाय में भी यही व्यवस्था देखने को मिलती है। इन समाजों में घर की सबसे बुजुर्ग महिला का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है और पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका उन्हीं की होती है। शादी के समय दुल्हन और उसका परिवार सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्थानीय अंतर भी देखने को मिलते हैं। आमतौर पर शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी के घर आकर रहते हैं और बच्चे माँ का उपनाम अपनाते हैं। परिवार की संपत्ति लड़कियों को विरासत में मिलती है और खास बात यह है कि सबसे छोटी बेटी को सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये ताओवादी पेंटिंग है। इस पेंटिंग की कहानी दिलचस्प है। जब कोई दंपति बच्चा चाहता है तो वे अनुष्ठान करने वाले मास्टर के पास जाते हैं। वह मास्टर फूलों की देवी माँ से प्रार्थना करते हैं जो जन्म के लिए जिम्मेदार हैं। मास्टर लड़के के लिए सुनहरा फूल और लड़की के लिए चांदी का फूल मांगते हैं। मैंने हनोई में हो लो प्रिजन देखा, वह जेल जहां फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनामी क्रांतिकारियों को और बाद में वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को कैद रखा गया था। 20 फीट ऊंची दीवारें, लोहे की बेड़ियां, अंधेरी कोठरियां और अमानवीय जीवन। यहाँ कैदियों को जंजीरों में जकड़कर महीनों रखा जाता था। शोलो प्रिजन आज भी बताता है कि कैद शरीर की हो सकती है, लेकिन हौसले को कैद करना आसान नहीं। हनोई की सैर में मैंने ले नहान थोंग के मंदिर को देखने गया। यह प्रतिमा ली न्यान टोंग लाई नहान टोंग की है, जिनका जन्म 1066 में हुआ और जिनका देहांत 1128 में। उनका मूल नाम कैन डुक था। वे राजा ली थान टोंग और महारानी यलान के ज्येष्ठ पुत्र थे। सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में वे वियतनाम के राजा बने और अगले 56 वर्षों तक शासन किया, जो वियतनामी इतिहास में सबसे लंबे और स्थिर शासन कालों में से एक माना जाता है। ली न्यान टोंग एक दूरदर्शी, मानवीय और अत्यंत विद्वान शासक थे। उन्हें संगीत, रचना, कला और सैन्य रणनीति का गहरा ज्ञान था। साल 1075 में उन्होंने मिन्ह किंग बाक होक परीक्षा आयोजित करवाई, जो वियतनाम के इतिहास की पहली औपचारिक शैक्षणिक परीक्षा मानी जाती है। और 1076 में उनके आदेश पर कोक टू जियाम की स्थापना हुई, वियतनाम का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। उनका शासन ज्ञान, शिक्षा और करुणा पर आधारित था और इसी वजह से ली न्यान टोंग को आज भी वियतनाम के सबसे प्रबुद्ध और आदर्श राजाओं में गिना जाता है। यह है क्वान सु पगोड़ा, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में ले वंश के समय हुआ था। शुरुआत में यह कोई मंदिर नहीं बल्कि चंपा और लाओस से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और राजदूतों के स्वागत के लिए बनाया गया एक अतिथि गृह था। समय के साथ यह स्थान पूजा और साधना का केंद्र बन गया और आज क्वान सु पगोड़ा हनोई के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में गिना जाता है। वियतनाम का सबसे मशहूर कैफ़े है जहाँ पर मैं एग कॉफ़ी ले रहा हूँ और एग कॉफ़ी जो है वियतनाम का काफ़ी मशहूर एग कॉफ़ी है। और ये पहला मौका था वियतनाम में जब एग कॉफ़ी इसी कैफ़े ने इंट्रोड्यूस किया था। आप कैफ़े जियांग पे मेन्यू बार देख सकते हैं
और आप जो है 40,000 डोंग में ये एग कॉफ़ी ले सकते हैं। और ये सबसे ऑथेंटिक एग कॉफ़ी है जो वियतनाम में मिलता है, कैफ़े जियांग में। और कैफ़े जियांग जो है ये एक पॉपुलर हॉटस्पॉट है, यहाँ पर आप दुनिया को देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये फिश वगैरह यहाँ से पकड़ के इन लोग इस तरह से लेके आते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फिश आप यहाँ से लिए और लेने के बाद अब ये बनाएंगे। ये फिश आप देख सकते हैं, कुछ और फिश भी वो इसी तरह से यहाँ से लेंगे और लेने के बाद फिर ये फिश वो बनाएंगे। देखिए, ये बड़ा वाला फिश अभी इन्होंने लिया है यहाँ से। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है अनुभव कि इस तरह के लाइव फिश ये लेते हैं और लेने के बाद फिर जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है इन फिश को खाने के लिए, उन्हें जो है ये फिश दिया जाएगा। और ये यहाँ पर जो है और भी फिश है जो फिश अभी इन लोग वापस छोड़ भी रहे। तो ये एक बहुत अनोखा अनुभव है। वियतनाम आते हैं तो इस तरह के लाइव फिश और लाइव सी एनिमल्स आप जो है यहाँ से ऑर्डर करके खा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फूड है ये 8,000 से शुरू होता है, यानी 8,000 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। 8,000 से फिर ये बढ़ता रहता है, 10, 12, 13, 14, 15,000 तक ये बढ़ता रहता है। और ये एक मशहूर फूड रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, ये हैप्पी वियतनामीज वुमेन डे भी इन्होंने यहाँ लगा रखा है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो इस तरह का लाइव फूड एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ मिलेगा। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस चीज़ को आपके आगे ला पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप जो है बहुत सारे फिश और बाकी चीज़ें आप सब देख सकते हैं। वियतनाम में अगर आप आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नॉन वेज हैं तो फिर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी मैं जहाँ पर हूँ, अगर इसके बारे में तो कॉम न्यू गानो, इस डिश का नाम है कॉम न्यू गानो। और इस डिश की खासियत ये है कि जो आप जो अर्दन क्ले देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये पूरा खाना बनाया जाता है और वो भी कोयले में। कोयले में ये राइस जो है ना, ये आप जो राइस देख रहे हैं, ये राइस कोयले में पकाया जाता है और उसके ऊपर ये चिकन है और इसमें पोर्क भी इंक्लूडेड होता है। और ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं थोड़ा खा के भी आपको बताता हूँ। ये सॉस है और ये चिकन है और ये राइस है। और ये जो क्ले देख रहे हैं ना, ये इसी में ये पकाया जाता है, इसमें ये पकाया जाता है और ये स्लोली ग्रिल्ड होता है। और ये खासियत है, अगर आप बाक निंग प्रोविंस में आएंगे तो बाक निंग प्रोविंस में ये बहुत पसंद किया जाता है। और यहाँ पर जितनी भी मेन्यू आपको मिलेगा सब जगह पर इसी तरह का क्ले पॉट होता है। हर तरह का इसी तरह का क्ले पॉट होता है, क्ले पॉट में बनता है। ये बिल्कुल हमारे देश में जैसे बिरयानी बाई किलो का आपने देखा है ना, बिरयानी बाई किलो अर्दन पॉट में बनता है और उसी में आपको दिया जाता है। बस वही तरीका इन्होंने भी ईजाद किया है। और ये बहुत स्लोली, बहुत धीमे धीमे आंच में पकता है। कम से कम इसको बनाने में 40 मिनट का वक्त लगता है और ये पूरा पक के आता है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये जो है आपको 200-250 रुपीज़ में एक डिश मिलता है। लंच आवर यहाँ का शुरू होता है 11 बजे और 2 बजे तक लंच आवर चलता है। इसी के बीच में लोग ये खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और इस तरह के फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं जो आप इसके साथ खा सकते हैं। फूड के बारे में आगे भी हम बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। ऐसे और रोचक खबर के लिए पढ़ें यात्रा आमंत्रण, भारत की एकमात्र हिंदी पर्यटन पत्रिका।